हेलो फ्रेंड्स, कासिम्स लेबोरेटरी की क्यूरियोसिटी सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम जानेंगे बिटकॉइन और बिटकॉइन के पीछे की टेक्नोलॉजी यानी कि ब्लॉकचेन के बारे में। तो इस कहानी की शुरुआत हुई है 1991 में स्टुअर्ट हेबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनाटा के लिखे एक रिसर्च पेपर से, जो कि जर्नल ऑफ क्रिप्टोलॉजी में पब्लिश हुआ था। इस पेपर का टाइटल था हाउ टू टाइम स्टैम्प अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। अर्ली 1990s में दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, बी इट टेक्स्ट, ऑडियो एंड इवन वीडियोस। जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इजीली मॉडिफाइव एज वेल एज कॉपी किए जा सकते हैं। हेबर एंड स्टोरनाटा का क्वेश्चन ये था, हमें कैसे पता चलेगा कि एक डिजिटल डॉक्यूमेंट कब क्रिएट किया गया था, कब मॉडिफाई किया गया था या फिर किसने क्रिएट किया था। इनके अनुसार ये क्वेश्चन डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। हेबर एंड स्टोरनाटा ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले उस ज़माने के एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस और उनकी खामियों को बताया। जैसे कि सबसे सिंपल सॉल्यूशन था डिजिटल डॉक्यूमेंट को ईमेल करना या फिर किसी भी टाइम स्टैम्पिंग एजेंसी से टाइम स्टैम्प करवाना। टाइम स्टैम्प कंपनी बेसिकली उस डिजिटल डॉक्यूमेंट पे डेट एंड टाइम जब वो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ था उसको रिकॉर्ड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में भी कई टाइम स्टैम्पिंग एजेंसीज अवेलेबल है, जैसे कि ओडिसी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इंडिया में ये एजेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दिए हुए गाइडलाइंस के अंडर काम करती है। बट इन सारे सोल्यूशन में बहुत इश्यूज थे, जैसे कि डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी का ना होना, लिमिटेड बैंडविड्थ, टाइम स्टैम्पिंग अथॉरिटी की इनकॉम्पिटेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम स्टैम्प अथॉरिटी एंड कस्टमर के बीच का ट्रस्ट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेबर एंड स्टोरनाटा ने इस्तेमाल किया हैश फंक्शन का, जो कि ब्लॉकचेन में किसी भी ब्लॉक का बुनियादी यानी कि फंडामेंटल कंपोनेंट है। हैश फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल एल्गोरिथम है जो कोई भी आर्बिट्ररी डिजिटल डॉक्यूमेंट को फिक्स्ड साइज रैंडम आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल MD5 मैसेज डाइजेस्ट 5 एक पॉपुलर हैश फंक्शन है जो कि पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। MD5 किसी भी डिजिटल डेटा को 128 बिट डेटा में कन्वर्ट कर देता है। हैश फंक्शन की खास बात ये होती है कि ये इतना रैंडम होता है कि आउटपुट को देखकर इनपुट की वैल्यू पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, 3 वर्ड जिनके हमने सिर्फ एक अल्फ़ाबेट चेंज किए हैं, द आउटपुट कोड इज़ टोटली डिफरेंट एंड ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता। इस आउटपुट को डाइजेस्ट या फिर हैश कहते हैं। बिटकॉइन में SHA 256 यानी कि सिक्योर हैश एल्गोरिथम 256 का इस्तेमाल किया गया है। इसे कैसे यूज़ किया गया है हम आगे देखते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। लेट्स यूज़ एन ऑनलाइन हैश जनरेटर। जब हम किसी 5 लेटर वर्ड को हैश में कन्वर्ट करते हैं तो आउटपुट कुछ ऐसा होता है। एंड नाउ जब हम एक 200 वर्ड्स के सेंटेंस को हैश में कन्वर्ट करते हैं तो आउटपुट कुछ ऐसा। दोनों केसेस में एनक्रिप्टेड हैश के वर्ड लेंथ सेम है, जो कि किसी भी हैश फंक्शन का फीचर होता है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हेबर एंड स्टोरनाटा ने हैश फंक्शन को यूज़ करके प्राइवेसी यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कस्टमर यानी कि क्लाइंट अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट को हैश कर कर एक फिक्स साइज हैश जनरेट करते हैं। इस हैश को टाइम स्टैम्प कंपनी टाइम स्टैम्प करती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि टाइम स्टैम्प कंपनी को ना ही डेटा के बारे में कुछ पता चलता है और ना ही वो हैश को लेकर डेटा जनरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। जब भी कस्टमर के डेटा के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो कस्टमर अपने डेटा के हैश को टाइम स्टैम्प्ड हैश से कंपेयर करवाकर केस को जीत सकता है। जब तक कस्टमर अपना डेटा चेंज नहीं करेगा, हैश हमेशा सेम रहेगा। कस्टमर जब भी डिजिटल डॉक्यूमेंट का हैश टाइम स्टैम्प कंपनी को देते हैं तो वो यूजुअली एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ऐड करके हैश करते हैं। ये सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी तब होता है जब डिजिटल डॉक्यूमेंट को टाइम टू टाइम चेंज किया जा रहा हो या फिर मल्टीपल यूज़र डेटा को एडिट कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, इस सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एडिट सीक्वेंस, यानी कि डेटा न्यू है या फिर एडिटेड है। अगर एडिटेड है तो इससे पहले कितनी बार एडिट हुआ है, किसने एडिट किया है, उस क्लाइंट की कोई यूनिक आईडी, समथिंग लाइक एन आधार कार्ड नंबर, डेटा की समरी टेक्स्ट। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के सेट
अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डेटा जो क्लाइंट हैश करके टाइम स्टैम्प कंपनी को देता है उसे ब्लॉक कहते हैं एंड इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को ब्लॉक हेडर कहते हैं। सो क्लाइंट ब्लॉक को टाइम स्टैम्प कंपनी को देता है जिसे टाइम स्टैम्प कंपनी टाइम स्टैम्प करके वापस कर देती है। हर बार जब भी क्लाइंट डिजिटल डेटा को एडिट करेगा तो उसको हैश करके ब्लॉक को टाइम स्टैम्प कंपनी को देना होगा। बट यहाँ पे दिक्कत यह है कि टाइम स्टैम्प कंपनी किसी भी दो ब्लॉक के बीच में एक ब्लॉक इंसर्ट करके गलत टाइम स्टैम्प दे सकता है। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्लाइंट 1 ने 15 अगस्त 2019 को अपने एक फॉर्मूला को टाइम स्टैम्प करवाया। क्लाइंट 2 जब सेम फार्मूला को टाइम स्टैम्प करवाने गया तो उसे पता चला कि ये फार्मूला ऑलरेडी क्लाइंट 1 ने टाइम स्टैम्प करवा लिया है। इसके लिए क्लाइंट 2 ने टाइम स्टैम्प कंपनी को करप्ट करके टाइम स्टैम्प 14 अगस्त 2019 का ले लिया। जाहिर सी बात है जब पेटेंट क्लैश होंगे तो कोर्ट में क्लाइंट 2 जिसके फार्मूले का टाइम स्टैम्प एक दिन पहले का है जीत जाएगा। टाइम स्टैम्प कंपनी के इस लूप होल को फिक्स करने के लिए हेबर एंड स्टोनाटर ने ये सोल्यूशन दिया कि टाइम स्टैम्प कंपनी जो ब्लॉक लेगी उसमें प्रीसीडिंग हैश ब्लॉक को भी अपेंड करेगी, यानी कि जब क्लाइंट अपने ब्लॉक को हैश करेगा उस ब्लॉक में लास्ट ब्लॉक जो कि टाइम स्टैम्प कंपनी ने स्टैम्प किया है वो भी एडेड होगा सो दैट नोबडी कैन इंजेक्ट अ न्यू टाइम स्टैम्प इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट 1 15 अगस्त को एक डिजिटल डॉक्यूमेंट टाइम स्टैम्प करेगा तो उसका हैश ब्लॉक में कुछ ऐसा डेटा होगा। H0 जो है वो है हैश ऑफ लास्ट डिजिटल जो टाइम स्टैम्प कंपनी ने टाइम स्टैम्प किया। क्लाइंट 2 अगर नेक्स्ट डे एक डिजिटल डॉक्यूमेंट को टाइम स्टैम्प कर रही है तो उसका हैश ब्लॉक में H1 इंक्लूडेड होगा। इस तरीके से ये चेन चलता जाएगा एंड इस चेन ऑफ एनक्रिप्टेड ब्लॉक्स को ही ब्लॉकचेन कहते हैं। जो ब्लॉक सबसे स्टार्टिंग में क्रिएट होता है यानी कि जिसके पहले टाइम स्टैम्प कंपनी ने कोई टाइम स्टैम्प नहीं किया उस ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं जो कि किसी भी ब्लॉकचेन का सबसे पहला ब्लॉक होता है। इस केस में H0 वाज द जेनेसिस ब्लॉक। इस सोल्यूशन से भी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बट अभी भी सारी पावर्स टाइम स्टैम्प कंपनी के पास ही थी। इसे सॉल्व करने के लिए हेबर एंड स्टोनाटर ने डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि rather than one time stamp company, this blockchain can be held with multiple parties and hence कोई अगर पूरे चेन को चेंज करना भी चाहे तो कर नहीं पाएगा। अगर कोई पार्टी ब्लॉकचेन में चेंजेस की कोशिश करती है तो उसे सारे पार्टीज़ के ब्लॉकचेन में चेंजेस करने होंगे जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसे पीयर टू पीयर नेटवर्क भी कहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम। इसी कॉन्सेप्ट को क्रिप्टो करेंसीज जो कि ब्लॉकचेन का वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन है यूज़ करता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हमने इस वीडियो में जाना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉइन के बारे में जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।